हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। पिछले लगभग 1 साल में जो हमारे देश में हुआ है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ और हम ये देखेंगे कि ये जो अजीब सी बीमारी आई है इसने हमारी हेल्थ पर और मेंटालिटी पर जो बुरा असर डाला है वो तो एक बात है, उसके साथ साथ इसने लोगों की पॉकेट पर कितना बुरा असर डाला है हम ये भी चीज़ समझने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारी बातें मैं छोटे से वीडियो में नहीं कर पाता, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बात है 24 मार्च 2020 की, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शाम को टीवी पर आए और उन्होंने हमसे ये बोला कि एक भयानक बीमारी हमारे देश को अपनी चपेट में लेने वाली है। आ चुकी थी, ज्यादा असर नहीं था उस टाइम पर, लेकिन क्योंकि ये बीमारी पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं डर हमारे यहाँ भी था। तो हमारे मुखिया ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप 21 दिनों तक अपने घर में रहिए, लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 21 दिनों में हम इस बीमारी की चेन को तोड़ देंगे, उसके बाद हम वापस से अपनी जिंदगी आसानी से जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी पाएंगे। हमने उनकी बात मानी और हम अपने घरों में बैठ गए। सब के सब, पूरे देश का पहिया जो है वो एकदम से रुक गया था। लेकिन आज 1 साल बाद भी जब आप आगे आके देखते हो कि क्या बदला है, तो नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के बोलने पर हमने तालियां बजाई थी और उनमें से एक मैं भी था। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब जनता कर्फ्यू का रिक्वेस्ट की थी हमारे पीएम साहब ने, तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए। वो इसलिए क्योंकि हमें सबको एक साथ रहना था। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं कि ताली बजा देने से या थाली बजा देने से कोई वायरस नहीं जाता है, लेकिन उसका एम क्या था? उसका एम ये था, ये दिखाना था, ये मैसेज भेजना था, हम एक दूसरे के लिए ये मैसेज देना था कि हम सब एक हैं। अगर एक बुरी मुसीबत हमारे ऊपर आई है तो हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे और इस मुसीबत को हराएंगे। ये जज्बा हमारे अंदर था और इस चीज को ध्यान में रख के हमने वो काम भी किए जिसके विरोधियों ने मजाक बनाए थे। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि थाली बजा बजा के, थालियों के तोड़ के उनके फोटो डाल रहे हैं कि हमने तो इतनी थालियां तोड़ दी, अब तो कोरोना मर जाएगा, उसका दम घुट जाएगा। और कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि अंधभक्त हैं, जो बोलेंगे इनके मुखिया वो करते जाएंगे। हम अंधभक्त नहीं थे, हम एक होकर ये मैसेज देना चाहते थे कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो हमारे काम आएंगे, जो हमारी जिंदगी बचाएंगे, हमने उनके सम्मान में ये सारी चीजें की थी। और इसलिए कि टुगेदर we can do things, एक साथ जब हम मिलते हैं we can create wonders. We tried to create one wonder and somehow we had succeeded as well. बीमारी को काफी हद तक हमने रोक लिया था, लेकिन ये वापस पैर पसार रही है। दोस्तों, इस बीमारी के कारण जो देश को बंद कर दिया गया था एक सिरे से पूरा का पूरा, इसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा क्या बोलूंगा मैं, हम खुद ये जानते हैं कि अगर हम देश की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इकोनॉमी की हालत पहले ही बहुत बुरी थी। ऐसा नहीं है कि जो अजीब सी बीमारी आ गई है इसने हमारी इकोनॉमी की बैकबोन को तोड़ के रख दिया, नहीं, हालात पहले ही बहुत बुरे थे। बस ये है कि इसने आग में घी का काम किया था। दोस्तों, अगर आप बात करें हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की, तो ब्रॉडली उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे देश में सिर्फ 22.8% लोग एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब 100 में से लगभग 23 लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में आपको बोलूं तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी जो है वो अकाउंट में आती है, उनका पीएफ कटता है, उनको पेड लीव्स मिलती है, उनको फिक्स्ड संडे ऑफ होता है, संडे को वो अगर लीव लेते ही हैं तो उनकी सैलरी नहीं कटती है। उसके अलावा उनको सिक लीव, कैजुअल लीव, ऐसे दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है या जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनमें जो लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये देखती है कि उनको वो अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स के तहत, लेबर लॉज के तहत कहीं ना कहीं हर सभ्य देश, हर सभ्य समाज ये मानता है कि लोगों को ये राइट्स मिलने चाहिए। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारे अधिकार लोगों को मिलते हैं।
जबकि अगर आप बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की या असंगठित क्षेत्र की, सो देयर पीपल डू नॉट हैव दीज प्रिविलेजेस। वहां पर लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं, वहां पर कोई पेड लीव्स नहीं होती है। अगर आप बात करें कि कोई मेड है जो किसी के घरों में बर्तन साफ करती है, तो वो जिस दिन सफाई करने नहीं जाएगी उसको संडे की फिक्स छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको ऐसी फिक्स छुट्टियां नहीं मिलती है। इफ शी मिसेस टू मच तो उसकी सैलरी कटती है। सिक लीव, पेड लीव जैसे कोई सिस्टम नहीं होते। हाँ, एक दो छुट्टियां मालिक अपनी तरफ से दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मतलब ये नहीं कह सकते कि दे हैव अ राइटफुल क्लेम ओवर इट। अगर हम बात करें कि एक पर्सन है जो जूते पॉलिश करता है, तो जूते पॉलिश करने वाला पर्सन जिस दिन जूते पॉलिश करेगा उस दिन उसकी नौकरी है, उस दिन वो कमा रहा है। अगर वो 2 दिन काम नहीं करेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगभग 77% लोग रहते हैं, 77% लोग काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। अब अगर हम बात करें देश पे बंद कर देने की, पहिया रोक देने की, लॉकडाउन लगा देने की एक बुरी सी बीमारी के कारण, तो आप सोचिए कितना नुकसान होता है और किसका नुकसान होता है। कितना होता है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, किसका होता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके स्टैट्स आपके सामने नहीं आएंगे, इसके नंबर्स आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली उसका कोई डेटा रखता ही नहीं है। हमारे देश में जूते पॉलिश करने वाले लोग कितने हैं, कौन उसका डेटा रखता है? बैंक्स में लोग कितने जॉब करते हैं हमको पता होगा, आईएएस कितने हैं पता है, आईपीएस कितने हैं सब पता है, पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां हैं, कितनों की कमी है, क्या है, सब हमको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पे जो घर घर जाके प्लम्बिंग का काम करते हैं उनका नंबर कितना है हमारे देश में? या जो आपके घर में आरओ सुधारने वाले होते हैं, या जो फर्नीचर का छोटा मोटा काम करते रहते हैं, उनका एक ऑथेंटिक डेटा कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आप चाहें भी कि आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्चुअल चीजों को निकालें तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। अब बात यह है कि इनके ऊपर कैसा असर पड़ता है। दोस्तों, सबसे मजेदार बात जो ये है कि हमारे देश में जो सारे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स लेंगे, चीफ मिनिस्टर लेंगे, या फिर हमारा जो एक स्टेट के एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का जो कलेक्टर है वो कलेक्टर ही डिसीजन लेगा। अब आप सोचिए इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आप पहले समझिए। एक कलेक्टर कितना कमाता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक चीफ मिनिस्टर की इनकम कितनी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके जो एक्चुअल फिक्स्ड इनकम है वो तो है ही, उनके अलावा अगर ये गलत तरीके से भी कमाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर कलेक्टर या हर आईएएस ऑफिसर या हर मिनिस्टर करप्ट होता है, नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम आप पेपर में पढ़ते रहते हैं कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, उनकी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ भी दें, तब भी जब लॉकडाउन लगता है, जब पूरे देश को बंद कर दिया जाता है, एक एरिया को बंद कर दिया जाता है, तो बंद करने का जो आदेश देते हैं उनकी सैलरी उसके बाद भी चालू होती है। एक कलेक्टर की सैलरी उसके बाद भी चालू होती है। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होती हैं उनकी सब की सैलरी चालू होती है। अगर सरकार के पास, आप जानते हैं कि जब पहली बार पूरे देश को बंद कर दिया गया था तो सरकार के पास पैसे नहीं थे उनको सैलरी देने के लिए, तो सरकार ने कम सैलरी दी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और ये प्रॉमिस किया था कि जैसे इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आएगी तो आपके जो अरियर्स है, आपका जो बचा हुआ पैसा है, ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और वो सरकार करती भी है और उसके लिए सरकार की तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, उनके अलावा कितने लोग हैं जिनको इनकम जो है वो रुकी तो रुकी गई, फिर कभी शुरू ही नहीं हुई, और अगर शुरू हुई भी है तो वो पटरी पे कभी नहीं आ पाई, सरपट कभी नहीं दौड़ पाई। एक कलेक्टर या एक मिनिस्टर की इनकम इतनी होती है कि अगर वो लॉकडाउन में काम नहीं भी करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा आप देखिए, मतलब व्हाट एन आयरनी, जब लॉकडाउन लगा भी है, सरकार के पास भले पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इन बड़े बड़े लोगों की सैलरी आती रहती है। मतलब अगर इनकी सैलरी नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कलेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा अगर उसकी 2 महीने सैलरी नहीं आई? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको रत्ती भर भी, क्योंकि उसके ज्यादातर एक्सपेंसेस जो है वो तो सरकार ऐसे ही उठाती है। रहने का उनका घर जो होता है, दूसरी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें सरकार पहले ही दे रही होती है। उनको अगर सैलरी नहीं भी मिली तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? इट डजेंट मैटर मच। लेकिन ये लोग हमारे लिए डिसीजन लेते हैं।
अब देखिए, इनकी इनकम रुकी नहीं है, इनकी इनकम चालू है। अगर रुक जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन लोगों को देखिए जिनकी इनकम रुक गई है, और रुकने के कारण उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। अब वो क्या करेंगे? एग्जाम्पल लीजिए सरकार का। सरकार की जब शुरुआत में देश बंद कर दिया गया था, व्हेन द कंट्री वाज अंडर लॉकडाउन, 1-2 महीने सरकार बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। जीएसटी का कलेक्शन भयंकर घटिया था। लेकिन जब बैक ऑन ट्रैक आए तो सरकार ने क्या किया? हमारा खून चूस चूस कर उस सारी चीज को इवन कर लिया, बैलेंस कर लिया। पेट्रोल आज 100 रुपए के दर से बिक रहा है हमारे देश में। इट्स ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर लीटर। जस्ट इमेजिन, जब जो क्रूड ऑयल था, जब वो बहुत सस्ता था, उसके बाद भी सरकार ने उस पर से कोई टैक्सेस कम नहीं किए। कम क्यों नहीं किए? क्योंकि सरकार की जो नुकसान हुआ था, सरकार की जो इनकम नहीं हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, सरकार के खर्चे तो चालू थे। और मैं समझता हूँ उस चीज को, सरकार के खर्चे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये समझ सकते हैं कि खर्चे हैं सरकार के, उसके लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन वो पैसा अब जनता का खून चूस चूस कर जैसे तैसे निकाल लेते हैं। आपको जनता की परवाह है क्या? 1 साल से लोग इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकम की 12 बज चुकी है। कहीं आप सिटी में देखिए, कहीं जो छोटी मोटी दुकानें थी वहां पे शटर लग चुके हैं, ताले बंद हो चुके हैं। लोगों के पास किराया देने के पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो 100 रुपए पर लीटर का पेट्रोल डलवा रहे हैं। और जो अंधभक्त होते हैं वो बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं कि अरे 100 रुपए तो ठीक है, अगर 150 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा, 200 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा, मैं साइकिल चला लूंगा, लेकिन वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। बिल्कुल बीजेपी को वोट दीजिए। आई डोंट गिव यू एनी रीजन व्हाई यू शुडंट वोट फॉर द बीजेपी। माई ओनली पॉइंट इज कि क्या 100 रुपए का पेट्रोल 150 रुपए पे ले जाकर ही बीजेपी को वोट दिया जा सकता है, या फिर 100 रुपए का पेट्रोल 80 रुपए पे लाकर तब हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं? द चॉइस इज आवर्स। व्हेन पीपल आर सफरिंग, हमारे देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की 12 बजी हुई है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। कैसे वो ये सब चीजें मैनेज करेंगे? क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि थोड़ी राहत उनको दे? जो बहुत गरीब होते हैं उनको फ्री में अनाज दे दिया सरकार ने, ठीक है। जो अमीर है उनको वैसे भी जरूरत नहीं है। बच जाती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, आप उनको 3 महीने का मॉरेटोरियम दे देते हैं कि चलो 3 महीने लॉकडाउन है, आप ईएमआई मत भरिएगा। वेल एंड गुड, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप डिटेल्स में उसके जाते हैं तो 3 ईएमआई अगर आपने अभी नहीं भरी है तो उसके रिटर्न में आपको 8 से 9 ईएमआई भरनी पड़ेगी बाद में, क्योंकि आपका जो लोन है उसमें 3 महीने पे, अभी अगर आपका 15 साल का लोन बचा हो तो 15 साल का जितना पैसा था उस सारे पैसे पे 3 महीने में इतना ब्याज लग जाता है कि आपको 3 की बजाय 8-9 ईएमआई भरनी पड़ेगी, यानी कम से कम 6-7 ईएमआई आप ज्यादा भर बैठेंगे। तो आपको अगर कुछ कंफर्ट दिया भी जाता है तो वो नाम का दिया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ ईएमआई एक चीज नहीं होती है। जब एक इंसान कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको अपने घर का खर्चा चलाना है, किराने का सामान लेके आना, उसको स्कूल की फी कम करवा दी है भले, लेकिन वो फी पे करना है, उसको दूसरी चीजें जो है उसका भी ध्यान रखना है। सरकार इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। अब जब ये बोला जाता है कि जनता की भलाई के लिए, बीमारी को रोकने के लिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन जो जरूरी सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी। अब इसको ऐसे समझिए, जरूरी सुविधाओं का मतलब क्या है? किराना शॉप्स चालू हैं, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल तो चालू होना ही चाहिए। इस बीमारी में किसी भी बीमारी में आप मेडिकल कैसे बंद कर सकते हैं? दूध की दुकान है वो चालू होंगी, एटसेट्रा। अब ये जरूरत का सामान है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप एक बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो क्या सिर्फ यही चीजें हैं जो जरूरत का सामान है? फ्रेंड्स, इकोनॉमी इज अ क्लोज लूप। एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड। हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक कपड़े की दुकान पर शर्ट खरीदने गया। उसको एक शर्ट पसंद आया और उसने 1000 रुपए में वो शर्ट खरीद लिया। और उसने पूछा उससे, शॉपकीपर से, कि क्या आपके पास कोई रिटर्न पॉलिसी है? तो उसने बोला कि हाँ, अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर आप इसको दे के जाते तो यू कैन रिटर्न इट एंड यू गेट द मनी बैक, आप पैसे वापस ले जा सकते हैं। उसने बोला ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ। और वो एक्चुअली ऐसा डील उसने इसलिए की थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहता था, बिना उसको बताए। तो सरप्राइज था, तो कभी बड़ा छोटा हो या उसको पसंद नहीं आए तो उसको चेंज करवा ले, इस हिसाब से। सो ही टुक द शर्ट, ही वेंट होम। शॉपकीपर ने जो 1000 रुपए लिए थे, उसने क्या किया कि वो किराने की दुकान पर गया और उसको 1000 रुपए दिए और बोला कि भाई साहब, मैंने पिछले महीने जो किराने का सामान आपसे लिया था, 1000 रुपए उधारी थी, ये उसका रिटर्न, तो अब अपना हिसाब बराबर।
वेल एंड गुड। वो जो शॉपकीपर था, किराने वाला एक शूज वाले के पास गया और उसको बोला कि मैंने पिछले महीने आपसे शूज खरीदे थे, 1000 रुपये उसके उधार बाकी थे, ये 1000 रुपये वापस। ठीक है, उनका भी हिसाब हो गया। अब जो दूसरा वो शूज वाला पर्सन था वो दूध वाले के पास गया और बोला कि हमारे पिछले महीने के हिसाब में 1000 रुपये बचे हुए थे, तो ये 1000 रुपये आपको दे दिए, हिसाब बराबर। अब वो शॉप के दूध वाला जो था, दूध वाला ओरिजिनली कपड़े वाले की शॉप पर आया और उसने ये बोला कि मैंने आपसे पिछले महीने उधार पे कपड़े खरीदे थे, ये 1000 रुपये आपके, अपना हिसाब बराबर। 2 दिन बाद, अगले ही दिन, यानी वो पर्सन जो शर्ट खरीद के गया था वो वापस आया और उसने बोला कि मेरे फ्रेंड को ये शर्ट जो है ये फिट नहीं आया है और मैं उसको कुछ दूसरा गिफ्ट दे दूंगा, आप अपने पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए और ये शर्ट रख लीजिए। उसने शर्ट वापस रख के पैसे वापस दे दिए। अब आप इस चीज को समझिएगा, एक आदमी 1000 रुपये दे के आया, उसने शर्ट खरीदा, शर्ट की दुकान वाले ने वो 1000 रुपये दिए किराने वाले ने वो दिए दूध वाले को, शूज वाले को, और शूज वाले ने दिए दूध वाले को, दूध वाले ने वापस कपड़े वाले को दिए, कपड़े वाले से वापस कहां चले गए, उस इंसान के पास जो शर्ट खरीदने आया था। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, किसी के पास पैसे नहीं है अभी। जो शर्ट खरीदने आया था उसके पैसे उसको वापस मिल चुके हैं। इस लूप में 4-5 लोग जो इन्वॉल्व है, किसी के पास भी वो पैसे अलग से नहीं आए हैं, लेकिन उधारी सबकी चुक गई है, सबकी उधारी खत्म हो गई है, सब बैलेंस हो गए हैं। क्यों हुआ है ऐसा? Because I just told you, the economy is a closed circuit, it's a closed loop. हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पैसे का कोई यूज नहीं होता है। पैसा अपने आप में, अगर आपको भूख लग रही है पैसा खा नहीं सकते, अगर आपके शूज नहीं है, आप पैर में शूज पहनेंगे, कब ये पैसे तो नहीं पहन सकते। आपके पास कपड़े नहीं है, आप कपड़े की जगह पैसे लपेट सकते हैं क्या? नहीं लपेट सकते। आपको चाय बनानी है, दूध की जगह पर आप 500 का नोट डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। The idea is money is only a medium of exchange. पैसा जो है ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो जो इकोनॉमी क्लोज्ड है, अगर सरकार ये कहती है कि हाँ हमने जरूरी सेवाओं को चालू रखा है, अरे भाई साहब आपने चालू रख दिया है जरूरी सेवाओं को, वो ठीक है, लेकिन उन जरूरी सेवाओं को खरीदने के लिए, उन जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे तो चाहिए। वो पैसे 1 साल से कहाँ हैं? इतने टाइम से लोग काम में लगे हुए थे, जैसे तैसे करके वो पैसे इकट्ठे किए होंगे उन्होंने सालों से। 1 साल के अंदर अंदर वो उसमें से ज्यादातर स्टॉक खत्म हो चुका है। पीपल डोंट हैव मनी, कहां से वो चीजें खरीदेंगे? और जब वो नहीं खरीद पाएंगे, जाहिर सी बात है वो छोटी छोटी, धीरे धीरे उनकी हर चीजों की बिल पे कटौती होने लग जाएगी। हो सकता है कोई इंसान 2 लीटर दूध खरीदने वाला था तो वो 1 लीटर में ही काम चलाएगा। हो सकता है कोई दूसरा किराने का सामान इतना लेने वाला था, उसमें कम ही करेगा, चलो थोड़ा कम खाएंगे, या जो चीज एक्स्ट्रा थी वो, फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स हो गए तो ड्राई फ्रूट्स में कम ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो अगर हम देखें इकोनॉमी में एक पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़ा हुआ है, अगर आप बात करें कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ये कहेंगे कि हाँ किराने की दुकान जरूरी है, चालू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, या दूध बिल्कुल जरूरी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन क्या जूते पॉलिश करवाना जरूरी है? आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जूते पॉलिश किए बिना आप खुशी खुशी जी सकते हैं। दूध एक जरूरत है, शू पॉलिश जरूरत नहीं है, लेकिन दैट इज सब्जेक्टिव फॉर यू, आपके लिए जरूरी नहीं है। जो जूते पॉलिश करने वाला इंसान था उसके लिए क्या? उसका काम जरूरी नहीं है, उसको आपने घर बिठा दिया है। अगर आपने उसको 8-9 दिन घर बिठाया हुआ है, आप समझिए कि एक शू पॉलिश करने वाला कितना कमाता होगा। शू पॉलिश करने वाला जो व्यक्ति है, आपको क्या लगता है कि एक दिन के 1 लाख रुपए कमा लेता होगा? क्या नहीं कमाता है वो इतना। आपने उसको 8 दिन घर पे बिठा दिया है, अब वो क्या करेगा? पहले लॉकडाउन लगा संडे को, हम जानते हैं खाने पीने की ज्यादातर दुकानें जो है वो संडे को ज्यादा चलती है, बिकॉज पीपल आर फ्री। अगर आप बात करें पानी पताशे, चाट वगैरह, ये तो ज्यादातर इनकी इनकम संडे को ही होती है। संडे को हमने लगा दिया लॉकडाउन। अब आपको क्या लगता है कि पानी पताशे बेचने वाला पर्सन जो है वो, हर कोई, आपने यूनिक केसेस पढ़ रखे होंगे 1-2 कि एक पर्सन है जो पानी पताशे बेच के किसी ने मर्सिडीज खरीद ली, आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। होता है, कोई कचौरी बेच के करोड़पति बन गया, हो गया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? आप रिसर्च करने निकले कि कितने पानी पताशे बेचने वाले लोग हैं जो मर्सिडीज खरीद सकते हैं? कितने कचौरी बेच के लोग जैगुआर खरीद ली है या BMW खरीद ली है? मुश्किल से 2-4 लोग। लेकिन क्या पूरे हिंदुस्तान में 4 लोग ये जो पानी पताशे बेचते हैं? बाकी लोगों का क्या है? वो कहां से कमाई करेंगे? जब आपने उनका
उनके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब कर दिया है। अब आप सोचिए कि वो कहाँ से अपने ज़रूरत का सामान लेकर आएंगे। आप सोचते हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, मॉल में कपड़े बिकते हैं, नहीं है ज़रूरी, ठीक है आपने मॉल में ताला लगा दिया, लेकिन एक कपड़े के शोरूम पे जो पर्सन काम करता था उसकी इनकम रही होगी 8-10 हज़ार रुपये। अब कपड़े आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपने बंद कर दिया। आपको लगता है कि उसको उस टाइम की सैलरी मिलेगी? सरकार कहती है लोगों को कि आप सबको सैलरी दो, सैलरी देने लायक लोग होंगे तब तो। जब बहुत अमीर होगा कोई पर्सन है वो हो सकता है दे दे, लेकिन हर किसी के पास देखिए आपको ये मानने की जरूरत है, ये समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस जो है वो रोटेशन पे चलता है। कोई भी बिजनेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पास पैसे का फ्लो बंद होता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। और कोई भी इंसान इतना महान नहीं होता है, दूसरों की महानता को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे नरेंद्र मोदी ही इतने महान नहीं है। जब आपके 2-3 महीने आपका लॉकडाउन के कारण, देश बंद होने के कारण जब आपकी इनकम नहीं हुई, जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए पेट्रोल 100 रुपए तक कर दिया है आपने, पर आपको रहम नहीं आया है लोगों पे। सो व्हाट आई वांट टू से इज, आपको जैसा आपका पैसा प्यारा है गवर्नमेंट का, देश के लिए, वट एवर इट मे बी, बट इफ यू टॉक अबाउट द पीपल एज अ होल, तो उनके पास भी इतना पैसा होता नहीं, और अगर है तो उनका पैसा उनको प्यारा होगा, वो अपने एम्प्लॉइज के बीच में सारा पैसा बांट देंगे। इसके चांसेस इतने ही हैं जितने आप अब पेट्रोल को 100 रुपए से 80 रुपए का कर देंगे। यानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम बात करें ज़रूरत की ही, कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ बंद होनी चाहिए और क्या नहीं, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेते हैं दमोह का। एमपी में दमोह नाम की एक जगह है, वहां पर अभी बाई इलेक्शन है। अब अगर आप ऐसे जनरली देखो तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से ये अपील करते हैं कि प्लीज आप अपने घरों में रहिए, जब तक जरूरी ना हो आप घर के बाहर न निकलें, और निकलें तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क हमेशा पहन के रखें। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान साहब दमोह में जब इलेक्शन है वहां पर जाते हैं और उसके पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, ट्विटर पे लोगों को बोलते हैं अपने कार्यकर्ताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं घरों के बाहर निकलो और चुनाव के मैदान में कूद जाओ, हमें ये मैदान जीतना है, ये हमें जंग जीतना है, और जिस बूथ पे हम सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे वहां पर मैं सबसे पहले आऊंगा। एक तरफ तो वो लोगों को बोलते हैं कि आप घर में रहिए, जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई घर के बाहर निकलो, हमें चुनाव जीतना है। यानी उनको ये लगता है कि चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। अब ये फीलिंग सब्जेक्टिव नहीं है क्या? शिवराज सिंह जी के हिसाब से चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक मजदूर के लिए क्या रोटी कमाना जरूरी नहीं है? तो क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? और एक मजेदार बात तो ये है कि जब शिवराज मामा दमोह में गए अपनी सभा वगैरह के लिए, तो वहां पर कुछ टेंट हाउस के जो ओनर्स थे और जो वर्कर्स थे वो प्लेकार्ड्स ले लेके खड़े हो गए, पोस्टर्स ले लेके खड़े हो गए कि कोरोना में चुनाव जरूरी है, चुनाव की सारी चीजें आप कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन ऐसे सब बंद कर रखे हैं। अब इसमें एक बात जो आपको नोटिस करने की है वो ये है कि जब आम सभा होती है वहां पर टेंट लगेंगे, वहां पर टेंट लगाए गए होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन शादियों को आपने बंद कर रखा है। अब शादियों को क्योंकि आपने बैन लगा रखा है, अब हम ये सोचते हैं कि शादियों पे बिल्कुल ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वहां पर भीड़ बढ़ने वाली है, इससे कोरोना फैलेगा। कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आए। लेकिन बात यह है कि क्या शादी में कोरोना फैलता है? क्या चुनाव में कोरोना नहीं फैलता? और उसकी एक और चीज देखिए, जैसे मैंने अभी बोला फ्रेंड्स कि इकोनॉमी इज क्लोज्ड। इकोनॉमी जो है ना वो रुकी हुई नहीं होती है, वो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इट्स डायनामिक। अगर आप शादी की ही बात करें, हम बोलते हैं कि इतना खर्चा करना, इतने शान शौकत से काम करना, क्या ये सही है? हो सकता है आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा सही नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, ये जो लोगों का दिखावा है, सही है या गलत ये आप सोचिएगा, लेकिन ये जो दिखावा है ये कई लोगों का पेट भरता है। जब शादी में खाना बनता है, इतने सारे लोग आते हैं, तो घर के जो लोग होते हैं वो ये खाना नहीं बनाते हैं। वो खाना कौन बनाते हैं? कोई हलवाई होता है, कोई जो केटरर भी अगर आता है तो किसी हलवाई को हायर करता है। हलवाई जो है वो खुद भी काम करता है और अपने साथ साथ कुछ फीमेल्स को और कुछ मेल स्टाफ को लेके आता है। कुछ रोटी बनाएंगे, कुछ सब्जियां बनाएंगे, कुछ सर्व करने का काम करने वाले हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनकी जो रोजी रोटी है वो मोर और लेस शादियों पर टिकी हुई होती है। जो लोगों का दिखावा है, अगर वो दिखावा बंद हो जाएगा तो उन लोगों का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, हो रहा है।
ऐसे ही अगर आप शादी की एग्जांपल लो, बैंड बाजा आपको शो ऑफ लगता होगा। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंड शादी में अननेसेसरी खर्चा करना सही है, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत है। वो सही है या गलत है जो भी है, लेकिन उसके कारण हमारे देश में हजारों लोगों का पेट भरता है, ये सही है। खर्चा क्या है दैट इज अप टू यू, लेकिन अगर कुछ लोगों का उससे पेट भर रहा है, किसी के पेट की आग अगर शांत हो रही है, किसी के घर में दिया जल रहा है, रोशनी हो रही है, आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग। लेकिन जब आपने बोला कि शादी जो है वो दिखावा है, इतने बड़े बड़े क्या करने की जरूरत है, 20 लोगों के साथ कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिएगा, लेकिन जो लोगों का पेट पे आपने लात मारी है उनका क्या। बैंड बाजे की अगर आप बात कर ले ऐसे ही, तो बैंड बाजा भी दिखावे का है, शोर होता है, बहुत कुछ होता है, XYZ, ये सब चीजें समझते हैं। वो भी कई लोगों का पेट पालते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मजदूर होंगे जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को जब बारात निकलती है तो वो लाइट ले लेके और चलते रहते हैं। उसके साथ साथ कहीं तो ऐसी होती है मम्मियां बच्चे को गोदी में उठा के एक हाथ में वो लैंप उठा के चलती है, इसलिए नहीं कि वो जो पैसा मिलेगा उससे वो किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएगी या बहुत महंगे कपड़े खरीदेगी, नहीं, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि कभी उसके घर में सबका पेट भर जाए या कोई बीमार पड़े तो उसके इलाज के लिए थोड़े से पैसे बच जाए। हर किसी मजदूर को आप ये बोल देते हो कि शराब पी के वो पैसे उजाड़ते हैं। वो कई बार दोस्तों मजदूरों के लिए यही बोला जाता है, मेंटेलिटी होती है, कुछ नहीं, बेकार लोग होते, दिन भर काम किया और उसी पैसे से शाम को वो शराब पी लेते हैं। अब देखिए 5 स्टार होटल में जो शराब पीते हैं आप उनको बदनाम नहीं करते हैं, लेकिन जो मजदूर पीता है आप उसको बदनाम करते हैं। आपको कौन हक देता है ये? शराब पीना गलत होगा सही होगा दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट वो पर्सन किसी के सामने भीख नहीं मांग रहा था, वो पर्सन खुद कमा के ला रहा था और उसने शराब पी, दैट इज वन थिंग। अब हर बात में लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप इसी तरीके से देखें, आप ये सोचिए कि एक पर्सन अगर मान लीजिए शराब नहीं पीता है, आप जानते हैं कि एक दिन के इंसान 50 रुपए बचाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर एक दिन के 50 रुपए के हिसाब से उसने बचा भी लिए तो वो इतने कितने पैसे इकट्ठे कर लेगा कि वो इतने लंबे लॉकडाउन को झेल जाएगा। और एक बार बीमार पड़ा वो तो सब हो ही गया। द पॉइंट इज कि उसका सारा पैसा बराबर हो जाने वाला है। वो शराब पीता है, उसके कारण आप सारी उसकी मजबूरियों को भूल जाते हैं। एक इंसान ने एक गलत काम किया, उसके कारण आप उसकी सारी जो पूरी जिंदगी है उसके ऊपर डिसीजन दे देते हैं। हमारे देश में हमारे पीएम साहब ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। नोटबंदी एक ऐसा डिसीजन है जो मैं खुद कहता हूं कि सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी फेवर में हूं। मैं ये बोलता हूं कि उस पर्सन ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। इकोनॉमी की हड्डी टूट गई है, उससे बैकबोन टूट गई है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए फेवर में हूं क्योंकि उस पर्सन को एक सही तरीका लगा था कि हमारी इकोनॉमी में से अगर काला धन निकालना है तो एक सही तरीका हो सकता है। वो तरीका फेल हो गया बट एटलीस्ट ही ट्राइड। अब एक गलत काम किया उसके बेसिस में मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरा तो ये नहीं कह सकता कि वो एकदम गलत आदमी है, या पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो गया है वो अभी भी इसमें को कम नहीं कर रहे। सिर्फ एक बेसिस पे तो मैं नहीं बोलूंगा ना कि वो एक बुरे नेता है या एक बुरे इंसान है, नहीं। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग तरह के पहलू होते हैं। आप सिर्फ एक या दो के बेसिस पे किसी को कैसे कर सकते हो? मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कुछ कमियां भी रही होंगी, हर इंसान में होती है। सिमिलरली आप एक मजदूर है, वो सिर्फ इसलिए आप बोलते हो कि हाँ वो शराब पी के पैसे उड़ा देता है, वो दूसरे काम भी तो करता है। आप वो सिर्फ शराब पीता है इसलिए आप उसको बुरा कैसे बोल सकते हो? क्यों बोलेंगे? क्यों बोलना चाहिए? सो द पॉइंट इज कि ऐसे लोग कितना पैसा बचा लेते हैं। अब उनका क्या होने वाला है? ये जो मैंने बात की शादी में काम करने वाले हैं, टेंट हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं, ये जो वर्कर्स है, किसी की भी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों कि वो घर बैठे आराम से अपना खर्चा चला पाएं। लॉकडाउन हम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा आराम की ज़िंदगी दे सकता है कि चलो घर पे बैठेंगे आराम से बात करेंगे, बट इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। तो दोस्तों जहाँ तक बात है ज़रूरी और गैर ज़रूरी, तो देखिए इसेंशियल कमोडिटी सिर्फ वही नहीं, जैसे मैंने बोला खाना पीना ये आपके लिए है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बिना आप गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो आप शौक के लिए करते थे या अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे। इसके कारण जो है वो लोग जिनका घर चलता था वो बहुत प्रॉब्लम में है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके और जो थिएटर्स हैं, मूवी हॉल्स है, वहां पर एक स्टॉल किराए पे ली थी, लाखों का खर्चा करके उन्होंने सेटअप जमाया था, और जब लॉकडाउन लगा तो उनका पैसा तो अटका हुआ है, हॉल्स खुले नहीं। अब आप सोचिए कि उनका क्या हो रहा है। अब बात अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको खोले जाने की जरूरत है या उसको खोला जाना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी 12 बज चुकी है बुरे तरीके से, और उनका डिसीजन वो लोग लेते हैं जो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
कलेक्टर जो होते हैं या मिनिस्टर जो होते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इतने कमाते हैं पैसे, इनके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है कि अगर इनको सैलरी नहीं भी मिले तो भी ये खुशी खुशी गुजर बसर कर सकते हैं, जबकि उसके बावजूद भी इनको पैसे मिलते रहते हैं और इनको कोई परेशानी नहीं होती है। और ये शब्दों से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना दोस्तों, उनकी सबसे बुरी बात ये होती है, सबसे अच्छी कह लीजिए या सबसे बुरी बात कह लीजिए, वो आपके सामने कोई भी चीज रखेंगे वो इतने मीठे शब्दों में रखते हैं कि आपको लगेगा आ हा मजे आ गई ये बात सुन के। वो आपको बोलेंगे जनता की भलाई के लिए हमने ये लगाया है लॉकडाउन। आप सोचोगे वाह यार, हमारे बारे में कितनी चिंता करते हैं, और हमारे बारे में कितनी चिंता करते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये रुकनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से देश बंद कर देना ये सही है या ये गलत है, लेकिन हाँ, अगर इससे बहुत बड़ी तकलीफ होती है तो इस तकलीफ को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाने चाहिए। सिर्फ देश को बंद कर देना या किसी रीजन को बंद कर देना, दैट कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बीमारी के सोल्यूशन की, तो 1 साल पहले जब इस बीमारी ने दस्तक दी थी तब भी हमारे पास इसका सोल्यूशन था लॉकडाउन, और आज जब 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है तब भी हमारे पास इसका सोल्यूशन है केवल लॉकडाउन। यानी हम 1 साल में ज्यादा कुछ सुधार नहीं पाए हैं। काफी कुछ तो लोग पहले ये सोच रहे थे शुरुआत में जब देश को बंद किया गया था, तो इस बंद करने का एक एम ये भी था कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, कुछ हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके कारण अगर ये बीमारी आगे बढ़ती है तो हम इसको लड़ पाएंगे, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। लेकिन 1 साल में हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना सुधार पाए हैं, इसका सबसे एग्जाम्पल ये है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एमपी में सांची की विधानसभा सीट से जो पर्सन एमएलए हैं वो ही है एमपी के हेल्थ मिनिस्टर। उनका नाम है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और दोस्तों आप इसको मजेदार बात बोलिए या बेशर्मी की बात बोलिए कि उनकी होम असेंबली की अगर आप बात करें, होम सीट है वो जहां से वो एमएलए है, वहां के सरकारी अस्पताल में कोविड के सैंपल कलेक्ट करने वाली एक पर्सन जो है वो माली है। वो माली सैंपल्स इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां जो सैंपल कलेक्ट करने वाले थे वो सभी लोग पॉजिटिव आ गए। अब आप खुद सोचिए कि अगर सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग पॉजिटिव हैं तो मतलब हमारे पास बैकअप नहीं है कि कोई लोग सैंपल कलेक्ट कर पाए। और एक माली भी कौन, जो टेम्पररी है, वो भी परमानेंट माली नहीं है उस हॉस्पिटल का, उससे सैंपल करवाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। अगर आप बात करें दूसरी चीजों की, आपने पिछले कुछ दिनों में सुना है ऑक्सीजन की भयंकर कमी हुई है, और अगर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे ना तो अलग अलग तरह की खबरें आएंगी। कुछ कुछ जगह पे तो ये बोला जाता है कि हॉस्पिटल्स ने फैमिली वालों को बोल दिया है हमारे पास ऑक्सीजन केवल 8 बजे या 9 बजे तक की है, उसके बाद हमारे पास नहीं है ऑक्सीजन, अगर आप बंदोबस्त कर लेंगे तो हम लगा देंगे, वरना आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। और ये भी सुना हुआ है, कितनी चीजें इनमें से ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ी है अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट से, तो मैं मान के चलता हूं कि पूरी सही नहीं होगी तो भी बहुत कुछ सच्चाई तो इसमें है। कुछ लोग जो ऑक्सीजन मैनेज कर पाए वो उन्होंने अपने परिवारजनों को दी एंड दे गॉट ट्रीटमेंट, दे कंटिन्यूड विद द ट्रीटमेंट। बट अदर्स हु कुड नॉट मैनेज टू गेट ऑक्सीजन, यू कैन थिंक व्हाट हैपेंड टू दोस पीपल। और वो लोग जो ये बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली वालों के लिए ऑक्सीजन लेके आ गए थे, हम दूसरों को अपने सामने तड़पते हुए देख रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। इसकी पहली जिम्मेदारी दोस्तों किसकी है? अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे वो बोलेंगे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर का आपने सुना होगा कि बहुत भयंकर शॉर्टेज थी, ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो भी होता हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कालाबाजारी हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इट? इट्स द गवर्नमेंट। छोटे छोटे लोगों को आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद या जब थोड़े बहुत आगे पीछे होते, कोई एक ऐसा इंसान जो चाट वाट बेच रहा था, नगर निगम वाले और पुलिस वाले आके उनको ऐसे डराते हैं बेचारों को जैसे कि वो लोग कोरोना को फैलाने में सबसे आगे हैं। तो जब आप इन छोटे मोटे पे इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं तो जो बड़े लोग हैं जो ये रेमडेसिविर और इन चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, व्हाई कांट यू कंट्रोल देम? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है। या फिर आगे ये समझा जा सकता है, कोई भी कुछ भी समझ सकता है, हो सकता है कि आप इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपने, हो सकता है किसी को किसी ने कुछ दे के लेके समझा दिया हो। There are n number of questions। हमें बोला जाता है, मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। मीडिया में ये बोलते हैं कि
80% बेड्स जो हैं वो फुल हैं, 20% बेड्स अभी भी खाली हैं। कहीं पे बोला जाएगा 77% बेड्स फुल हैं, लेकिन आईसीयू के 23% बेड्स अभी भी खाली हैं, या 30% बेड्स खाली है। लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाके देखिए, आप हॉस्पिटल्स में जाके तलाश कीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेंगे बेड्स। नाउ माय पॉइंट इज, वेयर ऑन अर्थ आर दोज हॉस्पिटल्स जहां पर 20% या 15%, 25% बेड्स जो है वो खाली है? कहीं नहीं दिखते हैं। मतलब क्या बातें मीडिया में आ रही है, ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं होता आपस में। एक और चीज का अगर आप इसी पे एग्जांपल ले, आप मीडिया में भी खबरें पढ़ेंगे कि जो जहां क्रिमेटोरियम होते हैं, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां पे शव को जलाया जाता है, वहां पर वेटिंग चल रही है। अब अगर एक बात तो ये हो गई कि वहां पर वेटिंग चल रही है, दूसरी अगर आप देखेंगे, आप मीडिया में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसमें ये बोला जाएगा इस सिटी में आज के दिन 10 लोगों की डेथ हुई कोविड के कारण। अब अगर आप एनालिसिस करें, एक सिटी में 4 मुक्ति धाम है जहां पर शवदाह किया जाता है। अगर हम इंदौर जैसी सिटी की बात करें, अगर 4 भी है, अगर 10 की डेथ होती है तो ऑन एन एवरेज एक जगह पर 3 से 4 लोगों का अंतिम संस्कार बढ़ जाता है। अब आप सोचिए कि क्या सिर्फ 2-3 लोगों के डेथ के कारण वहां पर वेटिंग लगने लग गई? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, या तो वेटिंग जो बढ़ी हुई है वो ज्यादा लोगों की डेथ के कारण है, हो सकता है कि इस बीमारी के कारण ही डेथ हुई हो, लेकिन उनका नंबर नहीं दिखाया गया, या ये तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि या तो जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है वो गलत है, या जो ग्राउंड रिपोर्ट आती है अंतिम संस्कार जहां पर होता है शवदाह ग्रह, वहां से। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक न एक तो गलत है, और गलत कोई भी हो चिंता का विषय तो है, क्योंकि या तो कोई ईमानदार नहीं है, गलती या कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चीजों को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते। वट एवर द केस में बी, बट कहीं ना कहीं जनता के साथ जो एक जनता में विश्वास लाया जाता है किसी चीज का, कहीं ना कहीं उस विश्वास की कमी है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस तरह आप उनका विश्वास जीतकर, वोट जीतकर गवर्नमेंट बनाते हैं या पावर में रहते हैं, इसी तरह उनके उस विश्वास को जिंदा रखते हुए उनकी तकलीफ को सॉल्व कीजिए। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, 1 साल बाद हमें एक सोल्यूशन मिला है, एंड दैट सोल्यूशन इज वैक्सीनेशन। लेकिन जनता में बहुत ज्यादा शंकाएं हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये बोलती है, वो ऑपोजिशन को ब्लेम करती है कि ऑपोजिशन जो है वो फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऑपोजिशन वैक्सीन को लेकर जनता में डर फैला रहे हैं कि 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, आनन फानन में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, या वट एवर द केस में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली जाती है? गलत फहमी की हमारे विपक्ष के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर। लेकिन माई क्वेश्चन इज कि आपने उस गलत फहमी को, उस शक को खत्म करने के लिए क्या किया है? एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2021, और हमारे देश के हेड, चीफ ऑफ द एंटायर नेशन, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीनेशन कब हुआ? 1 मार्च को। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, और उसके 1.5 महीने बाद मोदी जी ने वैक्सीनेशन करवाया। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रीजंस दे सकते हैं। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मोदी जी कोरोना से लड़ने में इतने बिजी हैं, वो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वैक्सीन लगवा पाए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई विदेश यात्राओं पे तो भी जा नहीं रहे हैं, अभी फ्री है तो लगवा लेना चाहिए। कुछ लोग ये बोल देंगे भाई साहब अभी बांग्लादेश गए तो थे, बट वो वैक्सीनेशन के शायद बाद में गए थे। वॉट एवर इट इज, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें सोच सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि अगर 16 जनवरी को हुआ था वैक्सीनेशन, 1.5 महीने तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन नहीं लगवाया, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो इतने टाइम तक रुक कर ये देख रहे थे कि कोई वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द रीजन, बट अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। द आइडिया इज, अगर वैक्सीनेशन के बारे में हमारे देश में इतनी गलत फहमी थी, तो उसको दूर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को 1.5 महीना लग गया। उसके लिए क्यों ऐसा कैंपेन नहीं चलाया गया? अब जो टीका अभियान चल रहा है उसमें एक लेटेस्ट ऑर्डर ये दिया है, एक लेटेस्ट ऑर्डर क्या मैं बोलूंगा कि एक इंसेंटिव दिया है कि अगर एक पर्सन वैक्सीन लगवाता है उसको एफडी करवाने पर 0.25% की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब अगर आप वैक्सीन लगवा के फिर एफडी करवाते हो तो आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो आप जिस तरह से ये स्कीम अभी लेके आए हो,
क्या कारण है कि आप ऐसी चीजें पहले नहीं कर रहे हो? आपको जरूरी नहीं है, कई बार देखिए सिर्फ पैसा ही विश्वास नहीं जीतता है, इनफैक्ट पैसे से तो विश्वास जीता ही नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि जनता आप पे विश्वास करे, आपकी बात माने, तो आपको वैक्सीन लगवाने की, वैक्सीनेशन शुरू होने के 1.5 महीने तक का वेट नहीं करना चाहिए टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। यू मस्ट बी द हेड ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें गवर्नमेंट का जो मेन पर्सन है, वैसे एक बात बोल दूं, हेड जो है हमारे स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट को बोला जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर कितनी होती है? यू नो इट वेरी वेल। जब हम मैं बोल रहा हूँ हेड ऑफ द कंट्री, आई मीन टू से हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो इतना टाइम लगा रहे हैं, तो क्या मैसेज जाता है? इलेक्शंस वगैरह के लिए हम देख सकते हैं कि मोदी जी के पास शायद टाइम नहीं हो वैक्सीनेशन का, लेकिन जहां पर इलेक्शन की रैलीज होती है वहां पर जाने का इनफ टाइम होता है। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं अभी भी इलेक्शन चल ही रहे हैं, 3-4-5 फेजेस के हो चुके हैं, कुछ बचे हुए, वहां आने जाने का टाइम है, सभी चीजों का टाइम है हमारे पास, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने में लॉन्च डेट के बाद 1.5 महीना निकल जाता है। सोचने में तो आता है कि इसका क्या रीजन है। दोस्तों, वैसे तो जब से ये बीमारी आई है तब से WHO की जो क्रेडिबिलिटी है इट हैज रिड्यूस्ड। मतलब पहले लोग जितना भरोसा करते थे इस WHO पे, नाउ समहाउ दे डोंट ट्रस्ट इट सो मच। लेकिन इस सब के बावजूद, सबके बाहर अगर हम एक चीज सोचें तो WHO की एक रिपोर्ट ये बोलती है कि वैक्सीनेशन हैज हेल्प्ड अ लॉट इन कंट्रोलिंग दिस स्प्रेड ऑफ दिस वायरस इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में वैक्सीनेशन के कारण बहुत सारा, काफी हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया गया है। मतलब अगर वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जाए तो धीरे धीरे इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सो दैट इज द सोल्यूशन पार्ट। अब अगर हम लॉकडाउन की ही बात करें तो यूरोप में ही ये देखा गया है कि जो सेकेंड लॉकडाउन है इट हैजंट वर्कड सो मच। लॉकडाउन लगाया गया लेकिन काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर आप बात करें, देखिए अभी की सिचुएशन की और आज से 1 साल पहले की सिचुएशन की, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो पहले मैं यूके का जो बोल रहा था वो कंप्लीट कर दूं कि यूके में या दूसरी जगह पर, जर्मनी वगैरह में जहां भी सेकेंड लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से बहुत हेल्प नहीं मिली है इस वायरस को कंट्रोल करने में। तो वो नेचुरली क्योंकि इतना फैल चुका था कि अब उसको इस चीज से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब अगर आप इंडिया की बात करो, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉकडाउन एंड द सेकेंड वन, पहला वाला जो था तब हमारे केस में लगभग, हमारे देश में लगभग 500 केसेस थे। अब 500 केसेस में हमने ये सोचा था कि 21 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे तो 500 लोग अपने घर में रहेंगे, तो उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। उनके जो कांटेक्ट में 20-50 लोग आए होंगे हर किसी के, तो मिला के मतलब 2-4 हजार लोग ऐसे होंगे जिनको हम ट्रीट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे ये चीज फिर भी ठीक थी। क्यों? क्योंकि केसेस इतने कम थे कि हमने सोचा कि हाँ हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उस टाइम भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि यार चलो हमने हमारे देश में तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आज क्या होता है, कभी यूके से एक वेरिएंट आ जाता है, कभी ब्राजील से एक वेरिएंट आ जाता है, कभी साउथ अफ्रीका से एक वेरिएंट आ जाता है। तो हमारे दिमाग में तब भी ये नहीं आया, आज भी ये नहीं आ रहा है कि ठीक है अगर हमने हमारे देश में कंट्रोल कर लिया तो भी विदेशों से तो हमारे कॉन्टेक्ट है ही हैं, तो वहां से लोग यहाँ पर आएंगे, ऑफ कोर्स दे विल ब्रिंग इन्फेक्शन विद देम। तो इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? दूसरी बात अगर हम देखें लॉकडाउन की कि क्यों इस टाइम पर हमारे लिए एक अच्छा फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, हमारे देश में अभी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं पिछले 3 दिन से। 1,60,000, 1,70,000 ऐसे केसेस आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपने लॉकडाउन लगा भी दिया तो अगर इंदौर की एग्जांपल लें तो 1500 से ज्यादा केसेस आए हैं, लगभग 7,000 टेस्टिंग हुई है उसके ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है, यानी हर 5 में से 1 इंसान पॉजिटिव है। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनकी टेस्टिंग हो रही है। हम ये मान के चलते हैं कि चलो भाई जिन लोगों की टेस्टिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट ये है कि 5 में से 1% इन्फेक्टेड है, तो आप ये तो मान सकते हैं ना कि 50 में से 1 तो डेफिनेटली होगा। अगर इस हिसाब से जाएं तो इंदौर अकेले में अगर 40 लाख लोग रहते हैं तकरीबन, तो डेफिनेटली 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक नंबर है, लेकिन अगर आप एक जनरलाइज्ड चीज निकालें कि जहां पर इतना ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, कभी भी केसेस बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। अब अगर आप लॉकडाउन लगा भी दोगे तो कब तक और कितने लोगों को आप रोक पाएंगे? आज नहीं तो कल आप फिर लॉकडाउन खोलेंगे, फिर वो लोग बाहर निकलेंगे, इन्फेक्शन फिर फैलेगा। द पॉइंट इज लॉकडाउन कैन नॉट बी अ सोल्यूशन नाउ। आप कुछ केसेस को रोक सकते थे, लेकिन अब हमारे देश में नंबर जो है वो काफी ऊपर है,
हम जो देखते हैं डेटा फ्रेंड्स, एक चीज को समझने की जरूरत है। आप नंबर ऑफ पॉजिटिव पीपल जो देखते हैं वो जिनमें से टेस्टिंग की गई है उनमें से आपको पता है कितने लोगों की टेस्टिंग हुई, इनमें से इतने पॉजिटिव हैं। वो एक्चुअल पॉजिटिव नहीं है, एक्चुअल पॉजिटिव तो उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे कई सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में तो किट्स फिक्स आती है कि इतनी किट्स के बाद टेस्टिंग नहीं होगी। अब अगर कोई पर्सन गया भी टेस्टिंग के लिए लेकिन उसके पहले टेस्ट किट्स खत्म हो गई, फिर दे कुड नॉट बी टेस्टेड, वो अगले दिन जाएंगे तो ऐसे एक बैकलॉग तो इकट्ठा हो गई ना, कल के दिन जो आते हैं वो परसों पे चले जाएंगे। द पॉइंट इज जो एक्चुअल स्टैट्स आप देखते हैं वो एक्चुअल स्टैट्स नहीं है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोग उससे ज्यादा होंगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ये मेरी ओपिनियन है। अगर हम बात करें सोल्यूशन की, so far we have been talking about the problems and problems. Here is when I'm going to talk about the solution. अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन क्या है, इसमें से मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। 5 सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, उनमें से 4 के बारे में आप जानते हैं, 5वां जो मैं खुद सोचता हूं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। जो 4 आप जानते हैं उनमें से एक है मास्क, दूसरा है सैनिटाइजर, तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग और चौथा है वैक्सीनेशन। 5वें पे हम बाद में आएंगे, दैट इज नेचर। अगर 4 की हम बात करें तो उसमें से अभी एक प्रोमिनेंट चीज जो आ रही है दैट इज वैक्सीनेशन। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि वैक्सीनेशन को लेके हमारे यहाँ पे जितने सीरियसली एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए थे उतने हो नहीं रहे हैं। आपने 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि काफी सारे स्टेट्स में शॉर्टेज हो गई थी वैक्सीनेशन, कहीं पे 2 दिन का वैक्सीन जो है वो स्टॉक था, कहीं पे 4 दिन का है, खत्म होने वाला था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज को रैंप अप करने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि एक हद तक वैक्सीन बनाई जा सकती है, एट द सेम टाइम व्हेन वी आर पुशिंग एवरीथिंग टू द लिमिट, कहीं ना कहीं वैक्सीन प्रोडक्शन पे भी काम किया जाए सो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। और अगर हम बात करें 5वें सोल्यूशन की, दैट इज नेचर, प्रकृति। एक बात दोस्तों जो है कि नो मैटर हाउ एडवांस्ड वी आर और वी कैन बी, समहाउ हम नेचर से मिलकर काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हर जगह आप सोचोगे कि आप नेचर से जीत जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंसान की सीमाएं तो हैं। हम कितने भी एडवांस्ड हों पर हमारी सीमाएं हैं। हम इस बीमारी से, इस कोविड से इतना ज्यादा डर गए हैं कि हम अपनी जो वास्तविकता, जो ओरिजिनलिटी है उसको भूल चुके हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है कि एक दिन हम मरने वाले हैं? पता है, सबको पता है, हर कोई ये बात जानता है, लेकिन क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं? एक पर्सन कभी भी ये श्योर नहीं होता कि कौन पर्सन किस एज में मरेगा। कोई हो सकता है कि 100 से ज्यादा जी जाए, कोई 20 में किसी को अटैक आ जाता है। आपने भी देखा होगा 25 साल का कोई पर्सन था, अटैक आ गया, डेथ हो गई, अच्छा खासा हंसता खेलता हट्टा कट्टा पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है? मृत्यु एक अटल सत्य है, हर कोई मरेगा, लेकिन क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सारी चीजें करते हैं, हम काम करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम फोटोज खींचते हैं, हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीजें शेयर करते हैं। एनिवर्सरी आती है हमारी, हम दोस्तों को पार्टी देते हैं, दोस्त हमें पार्टीज देते हैं, हम जाते हैं, हम उनको गिफ्ट्स देते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, हम एंजॉय करते हैं हर चीज को, ये जानते हुए भी कि ऑल दीज थिंग्स विल कम टू एन एंड वन डे। व्हाई डजंट इट अप्लाई इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन? हाँ, सबको मरना है, लेकिन क्या मरने के डर से जीना छोड़ दिया जाए? हम जानते हैं कि ये बीमारी हमारे आसपास है, हो सकती है। अब हम कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हम कर्म में हमारे बस चलेगा, हम काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, फल हम अपने हिसाब से थोड़ी ला सकते हैं। कर्म का यहाँ पर मतलब क्या है? मैं मास्क पहनूंगा, मैं सैनिटाइजर लगाऊंगा, जहां जहां संभव होगा सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक जिन नेताओं की मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान साहब जो दमोह में गए थे तो उनकी ये पिक, नाश्ता करने गए थे, आप देख सकते हैं सबने मास्क लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है वहां पे। सो दैट इज वन थिंग। बट अगर हम बात करें हमारी, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों को फॉलो करें। जब हमारा टर्न आएगा हम वैक्सीन भी लें, अगर टर्न आ चुका है तो ले ली हो तो बेहतर है, नहीं ली हो तो जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन करवाएं, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हमारी इस बीमारी से लड़ने में मदद करेंगी और हमें सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सारी सावधानियां रखें और कुछ चीजों को नेचर के ऊपर छोड़ दें। हमारी जो इंसानों की आदत है ना कि हम हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। कहीं ना कहीं अगर आप साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते
सकते हो तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वी ह्यूमन बीइंग्स वांट टू कंट्रोल थिंग्स। हम चीज़ों को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे हाथ से फिसलते हुए दिखती है, हमने कुछ प्लान किया था और वो प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वी पैनिक, हम घबरा जाते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा, हम जो सोच रहे थे उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा, और वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन आई है इसने ज्यादातर लोगों को सिचुएशन जो है वो उनके हाथ से बाहर कर दिया है। मतलब जो लोग चाहते थे कि हाँ मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इतने पैसे सेव करूंगा, ये चीज नहीं हो पाई है। बात सिर्फ मजदूरों की या छोटे शॉपकीपर्स इनकी नहीं है, बहुत सारे लोग अगर मिडिल क्लास में भी जो ठीक ठाक कमाते आ रहे थे वो भी स्ट्रेस में भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ प्लान किए थे। मैं इतने पैसे बचा के मैं वहां जाऊंगा, मैं घूमने फिरने जाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा या मैं वो खरीदूंगा। कहीं ना कहीं इट डिस्टर्ब द डिजीज, डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट, सब चीजें धरी की धरी रह गई, तो वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए वो स्ट्रेस में है। तो जो बीमारी ने स्ट्रेस क्रिएट किया है वो तो एक चीज है, क्योंकि देखिए मोर्टेलिटी रेट काफी कम है इस चीज का। अगर आप बात करेंगे मोर्टेलिटी रेट इज जस्ट 1% अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया, मतलब 100 में से 99 लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अच्छा देखिए इसमें भी एक चीज ये है, बुरी बात है मीडिया के रोल की अगर आप बात करें तो मीडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी के रूप में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले, लगभग 1 महीने पहले तक इंदौर में जो रिकवरी रेट था वो लगभग 97% तक चला गया था। अब मीडिया में खबर क्या आएगी कि जो 97% था 1 महीने पहले रिकवरी रेट, वो घट के 50% रह गया है। अब एक आम इंसान क्या सोचता है, अरे यार पहले तो 100 में से 97 लोग ठीक हो रहे थे, अब सिर्फ 50 लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिकवरी रेट इतना कम इसलिए हुआ है क्योंकि केसेस अभी आना शुरू हुए हैं। अब 4 दिन पहले इतने केस आए, 3 दिन पहले इतने केस आए, तो अचानक से जो बड़े हुए केस हैं, अगर कल की अगर हम बात करें 1500 लोग आ गए तो वो टोटल एक्टिव केसेस में तो जुड़ गए। आज उनमें से सब ठीक थोड़ी हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको 10-15 दिन जो नॉर्मल कोर्स है वो लगेगा, इतने दिन में ही ठीक होगा ना। तो जो रिकवरी रेट अभी 50% तक चला गया है वो बहुत जल्दी, जैसे जैसे ये केसेस सैचुरेशन पे आएंगे तो रिकवरी रेट वापस ऊपर जाएगा एंड वेरी सून आई एम श्योर इट विल क्रॉस 90%। तो मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव चीज जो हो सकती थी उसको नेगेटिव तरीके से बताता है, जिससे कारण लोगों में डर का माहौल और फैल रहा है। आप इससे डरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बीमारी से डरना नहीं है। डरने का देखो, सतर्क रहना और डरना दो अलग चीज है। आप सतर्क रहें, डर के आप क्या कर लेंगे, आप जो समझदारी रख सकते हैं, जो सावधानी रख सकते हैं वो रखिए। डर के आप इस बीमारी को तो नहीं हरा पाओगे ना। डर के उल्टा आप कहीं ना कहीं देखिए इस बीमारी का, जैसे मैंने बोला कि बीमारी का जितना असर है उससे ज्यादा इसका डर का असर है। ट्रस्ट में कई लोग ऐसे हैं जो मौत से इतना नहीं डरते हैं जितना इस बीमारी के नाम से डर जाते हैं, क्योंकि ये अनसर्टन है इतनी ज्यादा, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। कभी लोग पढ़ते हैं कि उनके पास में कोई 25 साल 30 साल की एज का पर्सन था, उसकी डेथ हो गई, तो वो सोचते हो अरे यार फिट एंड फाइन पर्सन था, कैसे डेथ हो गई। तो ये मीडिया जो है कहीं ना कहीं चीजों को ट्विस्ट करके देखता है, ट्विस्ट करके भेजता है। शायद वो इस तरीके से बताना चाहते हो या उनको बेहतर तरीका नहीं आता हो। लेकिन अगर रिकवरी रेट की आप बात करें, जब भी केसेस एकदम से बढ़ेंगे तो रिकवरी रेट कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे केसेस स्टेबल होंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप देखिएगा, 15 दिन बाद अगर आप देखिए इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सच में केसेस जो हैं वो स्टेबल होने के बाद या बढ़ते भी रहे तो भी जो हमारा रिकवरी रेट है वो ऊपर जाता है या नहीं। डेफिनेटली द रिकवरी रेट विल इम्प्रूव। तो वी नीड टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। हर जगह ले देखिए जो लॉकडाउन आ जाता है कि हाँ भैया केसेस बढ़ रहे हैं, क्या करो, लॉकडाउन लगा दो। इट मस्ट नॉट बी अ सोल्यूशन, इट कैन नॉट बी अ सोल्यूशन एंड इट शुड नॉट बी थॉट ऑफ एज अ सोल्यूशन। नहीं है ये सोल्यूशन। क्यों? इट क्रिएट्स प्रोबेबली मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व्स। जितनी समस्याएं हल होंगी, जितने लोगों की समस्याएं हल होंगी, उससे ज्यादा समस्याएं और उससे ज्यादा लोगों की समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इंदौर का ही। जब संडेज को लॉकडाउन शुरू हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि संडे को सब बंद रहेगा, एक मजदूर साइकिल लेके मार्केट पहुंच गया, वहां खड़ा था और जब उससे पूछा गया कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जो जवाब दिया था मजदूर भाई ने, वो जवाब मैं आपको बताने के पहले एक कहावत बताना चाहता हूँ और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसमें एक शब्द आएगा थोड़ा सा इनडिसेंट है, बट क्योंकि कहावत वही है, हो सकता है आपने सुनी या नहीं है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय भाषा की कहावत है तो उससे जुड़ी हुई है। नंगे के 9 ग्रह बलवान, मतलब जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है उसको क्या डर है किसी चीज का।
तो जब मजदूर से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आ गए हो, आज तो काम नहीं मिलेगा, उल्टा पुलिस के डंडे पड़ेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, ये भी हो सकता है। उन भाई साहब ने ये बोला कि ठीक है पुलिस मारेगी, क्या करेगी, अगर मैं घर पे बैठे रहता तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अगर बाहर आया शायद कोई काम मिल जाए, तब अब मैं काम करूंगा तो ही तो पेट पाल पाऊंगा। मतलब अगर जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या समंदर, जब मरना ही है तो भूखे मरो या बीमारी से मरो, इट्स द सेम थिंग। आप और मैं शायद ये चीज नहीं सोचेंगे, लेकिन देयर आर पीपल हु वुड थिंक दैट वे, क्योंकि वो अगर ऐसे नहीं मरेंगे बीमारी से तो भूख से मर जाएंगे। और सिर्फ मरना ही जिंदगी की आखिरी चीज नहीं होती है, मौत तो फिर भी आसान होती है। एक आदमी के लिए उसके बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखना वो ज्यादा चिंताजनक होता है। ट्रस्ट में, अगर आप कोई पर्सन है उससे दो ऑप्शन दिए जाए कि या तो आप मर जाओ या आपके परिवार वाले ठीक ठाक रहें, आपको उनके चेहरे पे रोज रोज आंसू ना देखने पड़े, आंखों में उनकी तकलीफें ना देखना पड़े, यकीन मानिए एक आदमी कॉम्प्रोमाइज करके डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है एंड ही फील्स हेल्पलेस व्हेन ही इज अनेबल टू डू समथिंग अबाउट इट। और ये जो मैंने कहानी बताई है ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं है, ये हमारे सामने आई हुई है। ऐसे लाखों, हो सकता है करोड़ों मजदूर जो घर पे बैठे बैठे यही सोच रहे थे, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। शायद उनको डर सता रहा हो या शायद उन्होंने ये सोचा कि कुछ काम नहीं मिलेगा इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। एंड न सिर्फ मजदूर लोग बल्कि जो छोटी मोटी शॉप के ओनर्स हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान है, किराया नहीं दे पाते, घर का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन चीजों को अगर हम चाहते हैं कि टैकल किया जाए तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है दैट कैन बी ए सोल्यूशन। एंड अगर हम इन्हीं चीजों की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इकोनॉमी इट्स क्लोज्ड, अगर आपने लॉकडाउन लगा दिया है 10 दिन का, इट क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। अब जब एक अनिश्चितता आ गई है, जब मार्केट खुलेगा तब भी 10 दिन बाद क्या लोग जरूरत की चीजें ही खरीदेंगे या सिर्फ फालतू की चीजें भी खरीदेंगे? ट्रस्ट मी, काफी सारे खिलौने जो है वो नहीं बिकेंगे, पानी पताशे लोग नहीं खाएंगे, कपड़े जहां जरूरत है वही खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। जैसे हमने शादियों की बात की थी, ढकोसले कहते हैं आप कह लीजिए, लेकिन उस ढकोसले के लिए, उस दिखावे के लिए कई सारे कपड़ों के शोरूम्स हैं, वहां पर लोग जो काम करते हैं, शोरूम का मालिक बहुत अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन उस शोरूम पे काम करने वाले जो लोग हैं वो छोटे मोटे लोग ही होते हैं, उनको काम धंधे मिलते हैं। अब अगर ये शादियां बंद हो चुकी है और अगर इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है, अनसर्टेनिटी है, तो क्या कपड़े ज्यादा बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। अब आप बताइए, जब अगर कस्टमर ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं तो क्या शोरूम का जो मालिक है वो ज्यादा लोगों को काम पे रखेगा? नहीं रखेगा। वो उनको बोलोगे आपको जरूरत ही नहीं है तो क्यों रखेंगे, वो उनको निकाल देगा। अब बताइए इस अनसर्टेनिटी से कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इट इज अ फैक्ट कि इकोनॉमी जो है ना वो क्लोज्ड है। अगर आज आधे लोगों पे असर पड़ रहा है ना, तो जब ये चीज खुलेगी तो कुछ लोगों पे और असर पड़ेगा और उन पे जो असर पड़ेगा उसके कारण और लोग आएंगे। इट इज नोन एज अ विशियस साइकिल। इकोनॉमिक्स में इसको एक विशियस साइकिल के नाम से जाना जाता है कि दुष्चक्र है, बुरा चक्र है। जैसे कि हम आज कुछ लोग जो है वो मुसीबत में हैं, उन्होंने चीजें खरीदना बंद कर दी, तो जो दूसरे लोग हैं जो उनको सामान बेच रहे थे अब वो मुसीबत में आएंगे। अब वो भी मुसीबत में आ गए तो उनके आगे के लोग जो है ना वो भी मुसीबत में आएंगे। तो एक के बाद एक विशेष साइकिल का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक गरीब परिवार है, ऐसा परिवार है कि वो सिर्फ खाना अफोर्ड कर पाता है अपने लिए, घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, उनके लिए खाना अफोर्ड कर सकता है, उनको पढ़ा नहीं सकता, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं दे सकता। अब क्या होगा, जब वो बच्चे बड़े होंगे, दे आर नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं है। अब जब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो आपको लगता है क्या कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर पाएंगे जिससे उनकी अच्छी इनकम हो? बहुत कम चांसेस हैं। देखिए आपने कभी अगर इस चीज को आगे बढ़ाओ तो अब वो बच्चे जो है वो बड़े होके भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अब जब उनके बच्चे होंगे तो क्या वो उनको अच्छा जीवन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम कम है। अब उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक गरीब आदमी है उसके बच्चे नहीं पढ़ पाए, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिली, जिसके कारण उनकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है। बड़े होंगे जब वो, उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। तो एक गरीब इंसान जो है वो गरीब ही बना रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि विशियस साइकिल है, ये लॉकडाउन जैसी चीजें, हर चीजों को बंद कर देना, इट क्रिएट्स अ विशियस साइकिल एंड वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग।
लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। जैसे मैंने 5-fold सोल्यूशन बताया है, उसमें 5वां वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला दैट इज नेचर। नेचर की जब मैं बात करता हूँ तो प्रकृति के ऊपर सारी चीज नहीं छोड़ रहे हैं हम, उसके साथ साथ इंसान भी उसके हिसाब से ढल जाए। जैसे मैंने बोला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, तो जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस बहुत कुछ को हम प्रकृति के साथ मिलाएं, वी बी वन विद द नेचर एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे जानवरों से, धरती पे रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनसे इंसान को क्या चीजें जो सेपरेट करती है, द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू क्रिएट। और इसका एक एग्जाम्पल है कि वैक्सीनेशन जो है वो 1 साल में हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चंस कितने भी पूछे जा रहे हो, लेकिन हाँ हमारे पास आज ऐसी वैक्सीन है जिनकी एफिशिएंसी 85%, 90% है। कभी कभार आपने साइड इफेक्ट्स देखे हैं, लेकिन वो एक आध कभी 1 in 100 या 1 in a lakh हुए हैं कई बार। तो ये बहुत कम है। इतना तो एज भी चल जाता है, कई बार तो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी रिएक्शन हो जाती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो एक ऐसी चीज है जो प्योरली नेचुरल है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो इसमें थोड़ी बहुत कमियां आ सकती हैं। तो इंसान के टैलेंट पर आपको भरोसा करना होगा, और इस भरोसे के लिए मैं आपको एक और रीजन देता हूं, और ये रीजन कहीं इधर उधर से नहीं आया है, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम पेंटागन। पेंटागन में क्या है, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका हेडक्वार्टर है, वो वहाँ का जो रक्षा विभाग है उसका हेडक्वार्टर है पेंटागन में। वहाँ पर एक रिसर्च हुई है और एक चिप बनाई गई है। वो जो माइक्रो चिप है वो हमारी बॉडी के अंदर लग जाती है। उसके जो ये प्रोसेस जो चली है, जो रिसर्च हुई है, इसके हेड जो हैं डॉक्टर मैट हैबर्न, उन्होंने ये बोला है कि ये चिप हमारी बॉडी के अंदर लग जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर सकती है, उसको डिटेक्ट कर सकती है, और 3 से 5 मिनट के अंदर हमारे अंदर जो भी चेंज है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और साथ ही जो भी वायरस हुआ है हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। विच मीन्स डॉक्टर हैबर्न तो यहाँ तक बोलते हैं कि दिस कोविड is the last pandemic that mankind has witnessed. इसके बाद और कोई पैंडेमिक धरती पर नहीं आएगी। सो दिस इज अ पॉजिटिविटी। यकीन मानिए कई लोग अभी भी ये बोल देंगे कि अभी तो बहुत सारे पैंडेमिक्स आ जाएगी, बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए, जब बोलने वाले ये बोल देते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं आप तकलीफ में जी रहे हैं। जब बोलने वाला कुछ ये बोल रहा है कि कुछ अच्छी भी चीज़ आ सकती है, तो उस पर भी तो भरोसा करके देखिए। क्योंकि देखिए, जीना आपको है, आप जीना चाहें या नहीं चाहें, दैट इज अप टू यू, बट आई एज्यूम अगर हम डरे हुए हैं इस चीज से तो हम जीना चाहते हैं। तो अगर हम जीना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, एक तो पॉजिटिव होके जिया जाए और एक नेगेटिव होके जिया जाए। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव। हमारी जिंदगी में जो विचार है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो अगर आप खुश रह के जीते हैं, अगर आप पॉजिटिव तरीके से जीते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। इस तरीके से जिए, मैं मानता हूं आप भी यही चाहेंगे, वही सही तरीका है। क्योंकि नेगेटिव बने रहने से, अरे यार ये बीमारी मुझे हो तो नहीं जाएगी, अरे यार मैं ठीक होऊंगा या नहीं, अरे कोई 25 साल की तो डेथ हो गई है, मैं तो 50 साल का हूं, मैं ठीक होऊंगा या नहीं। क्योंकि 75 और 90 ईयर्स की एज के लोग भी ठीक हुए हैं। सो लुक एट दिस साइड। मतलब अनफॉर्चुनेट ये है कि 100 में से लगभग 1 या 1.5 लोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ का रिकवरी रेट जबरदस्त है। अब इस जबरदस्त रिकवरी रेट में हम देखते क्या है कि 99 लोग ठीक हो गए हैं, 98 लोग ठीक हो गए हैं। हम ये नहीं सोचते कोई एक इंसान है जो ठीक नहीं हो पाया, 2 इंसान है जो ठीक नहीं हो पाया, दे पास्ड अवे। इसके कारण हम नकारात्मकता में आ जाते हैं। मतलब हम एक ऐसी मक्खी की तरफ हैं, एक ऐसी मक्खी की तरह हैं जो मक्खी पूरे साफ शरीर को छोड़कर केवल एक जख्म पर बैठती है। पूरा साफ शरीर है, उस पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। जहाँ जख्म है, जो थोड़ा गंदा है, ध्यान वहां पर जा रहा है। तो हम क्या एक मक्खी जैसे गुजरे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो हम भी तो ठीक हो सकते हैं, और अगर नहीं हो पाए सो दैट इज जस्ट वन थिंग। मतलब मरेंगे एक बार, लेकिन एक बार मरने के पहले कितनी बार मर गए हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इसके बारे में सोचिए। जो होगा वो होगा, हमारे डरने से क्या होगा। मतलब
ऑल इन ऑल अगर मैं इस चीज़ों को सम अप करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो सतर्कता है वो सतर्कता बरतिए, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कीजिए। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे ऊपर काम की है वो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने आसपास देखी है। ये चीज़ें इस बीमारी से लड़ने में या यूँ कहूँ कि ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। एंड दैट इज दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पीजिए, नमक के पानी को गर्म करके उससे गार्गल कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका गला जो है वो साफ रहता है। गला अगर साफ है तो लंग्स में जो कॉफ जमा हो जाता है वो नहीं हो पाता, मतलब आपके गला ठीक है तो वो लंग्स को भी थोड़ा ठीक रखता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको देखो देगा तो फायदे देगा, नुकसान तो देने वाला है नहीं। मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो करेगी तो फायदा ही करेगी। गर्म पानी पियोगे तो फायदा ही होने वाला है, उससे कोई नुकसान तो है नहीं। इसी तरह से ये चीज बताई मैंने दूसरे की, नमक के पानी के आप गार्गल कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रात को सोने के पहले रोज आप आधा ग्लास हल्दी का दूध पी लीजिए। हल्दी का दूध हम जानते हैं कि एक अच्छी एंटीबायोटिक जो होता है उसकी तरह काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए और इसके साथ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं ये तो साइंस खुद भी कहता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो आपको बूस्ट करेगी। मतलब एक इंसान आधा ठीक हो गया है, अगर उसको ये पता चल जाएगी मैं आधा ठीक हो गया हूँ तो बाकी आधा तो वो इस खुशी से ही ठीक हो जाता है कि मैं आधा ठीक हो गया हूँ। सो लेट अस क्रिएट दैट पॉजिटिविटी इन आवरसेल्व्स। एक पॉजिटिव शब्द की पिछले 1-1.5 साल में ऐसी 12 बजी हुई है कि हम पॉजिटिव बोलने में भी डरते हैं। बट लेट अस ट्रूली लुक एट द हैप्पी साइड ऑफ लाइफ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम खुश हो सकते हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं है जिनके कारण हमें दुखी रहना है। तो जिंदगी को एंजॉय कीजिए। डेथ विल कम वन डे, लेकिन मरने के पहले कितनी बार मर जाएंगे, इस चीज के बाहर आने की जरूरत है। एक चीज जो लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, टफ टाइम नेवर लास्ट्स बट टफ पीपल डू। इसको एग्जैक्टली हिंदी में ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। टफ का मतलब होता है थोड़ा कड़क टाइप का, कठोर टाइप का, बुरा कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बुरा, बट टफ टाइम जो है वो हमेशा नहीं चलता है। यहाँ टफ का मतलब थोड़ा सा बुरा वक्त हमेशा नहीं चलता, कठोर वक्त हमेशा नहीं चलता है। बट टफ पीपल डू, मतलब टफ लोग जो होते हैं, कठोर लोग, बुरे लोग नहीं, कठोर लोग, कठोर वक्त हमेशा नहीं चलता पर कठोर लोग हमेशा चलते हैं। मतलब ऐसे इंसान जो ब्रेव है, जो बहादुर है, मानसिक तौर पे, फिजिकल स्ट्रेंथ हर जगह जरूरी नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसके अंदर ज्यादा है वो इंसान हमेशा टिका रहता है और आज नहीं तो कल वो जीतता है। देखिए जिंदगी जो है इट इज अ जर्नी, ये इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट एंजॉइंग द जर्नी। आप जब एक खूबसूरत जगह पर जाते हैं, कहीं आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं आप उनको एंजॉय करते हैं। आप ऐसे घबराते नहीं है कि अरे यहाँ से बस नीचे गिर जाएगी या यहाँ से बस नीचे गिर जाएंगी। होते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स, आपने देखे होंगे कि कहीं पहाड़ी पे सुना होगा केस कि बस ऐसे जा रही थी और टर्न पे वो ब्रेक फेल हो गया या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बस गिर गई। लेकिन आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप हिल स्टेशन पर जाते हैं, यू एंजॉय द वैलीज, you enjoy the beauty, you enjoy the mountains. That is what life is. लाइफ में twists and turns आते हैं। कुछ twists and turns हो सकते हैं कि वो आपको बुरे अनुभव दे दें, कुछ twists and turns ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी को खत्म कर देते हैं। But that is what life is. एक बार जो चीज होने वाली है उसके लिए पूरी जिंदगी डर डर के जीना, क्या ये सही है? So let us take a vow together in these difficult times. We should try to stay happy. We should try to accept the reality. जो इंसान सत्य को स्वीकार कर लेता है वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएं, तो सबसे पहले इस बीमारी के डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। डर को निकालने का मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सतर्क नहीं रहना है। सतर्क रहना और डरना दो अलग चीजें हैं। डरने का मतलब ये है कि हम सब चीजें छोड़ के घर में घुस के बैठ गए हैं। डरने का मतलब ये होता है कि हमने ये सोच लिया कि इस बीमारी के बाहर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 फोल्ड तरीका बताया मैंने सुखी रहने का, 5 फोल्ड तरीका बताया है मैंने सेफ रहने का। उन चीजों को अपनाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, वैक्सीनेशन जब पॉसिबल हो बिल्कुल लीजिए, एंड अबव ऑल ट्रस्ट नेचर, ट्रस्ट द एबिलिटी ऑफ मैनकाइंड।
The reason why you should trust mankind is because there are a number of examples जिनके बेसिस पे हमने ये देखा है कि पॉजिटिविटी और इंसानियत में जो भरोसा होता है इट रियली वर्क्स वंडर्स। और इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसको एक डिजीज हुई थी जिसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये डिजीज अगर एक पर्सन को हो गई है तो उसके बाद ऑन एन एवरेज 14 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन की डेथ हो जाती है। और ज्यादा से ज्यादा ये देखा गया कि 5 साल के बाहर तो कोई जा ही नहीं पाता। लेकिन जिस साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो न सिर्फ 5 साल से ज्यादा जिए बल्कि बहुत ज्यादा जिए। उन साइंटिस्ट को अर्ली 20s में ये बीमारी हो गई थी और उनके बारे में ये बोला गया था वही कि ये 2-4 साल ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जिएंगे। लेकिन वो इंसान न सिर्फ जिया बल्कि 20th सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट्स में, फिजिसिस्ट्स में उनका नाम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की। एक ऐसे इंसान जो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे सारे टाइम, एक ऐसे इंसान जो अच्छे से बोल भी नहीं पाते थे, एक ऐसे इंसान जिनका आधा काम कंप्यूटर से होता था, एक ऐसे इंसान जो भले बोल नहीं पाते थे, वो बोलते थे तो हम सुन नहीं पाते थे, हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो लोग उनकी बात सुनने के लिए पागलों की तरह इकट्ठे हो जाते थे, सिर्फ इसलिए बिकॉज ही वॉज ए जीनियस। स्टीफन हॉकिंग केवल अपनी पॉजिटिविटी के बेसिस पे जो बायो है, नेचर है, उसको तक उसने हरा दिया था। तो जैसे मैं बोल रहा था, हम नेचर से compete नहीं करते हैं, हम नेचर से लड़ाई नहीं करते हैं, हम नेचर के साथ एक पॉजिटिविटी बना के चलते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने किया था। तो ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं होती थी, हम ये सोचते हैं देखो कि 100 में से 2 लोग जो हैं वो मर रहे हैं या 1 लोग हैं वो हम मर रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी पाल के बैठे हैं। 98-99 लोग ठीक हो रहे वो नहीं देख रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग का केस देखिए, कोई इंसान 5 साल के बाहर जीता ही नहीं था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 14 महीने थी बीमारी डिटेक्ट होने के बाद। लेकिन स्टीफन हॉकिंग उसके बाद कई सालों तक जिए और उसके बाद उनकी डेथ हुई है, विच मीन्स पॉजिटिविटी डज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एक और बच्चे का जिसका जन्म हुआ था 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन। जब उनका जन्म हुआ था तो घर पे ही मोमबत्ती की लाइट में, ये आज से बहुत पुरानी बात है क्योंकि तब लाइट नहीं हुआ करती थी, जो लेडी आई थी डिलीवरी करवाने के लिए जिसको हम आया बोलते हैं, उसने देखा कि वो बच्चा प्रीमेच्योर है और बहुत कमजोर है। उसने अपने साथ जो 2 फीमेल्स थी उनको जल्दी से बोला कि जाओ ये कुछ मेडिसिन लेके आ जाओ। उस टाइम पे कोई ऐसी एडवांस्ड मेडिसिन तो नहीं हुआ करती थी, बट जो भी मेडिसिन थी बोला कि ये लेके आ जाओ, वो जल्दी से लेके आना। वो दोनों लेडीज दौड़ते हुए गई, थोड़ी दूर गई वो थक गई, सांस लेने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो रुकी और उन्होंने आपस में बोला कि यार हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी भी जल्दी क्यों ना कर लें, हम वापस जब तक वो दवाई लेके आएंगे तब तक ये बच्चा बचने वाला नहीं है, तो क्यों फालतू मेहनत करना, क्यों लोड लेना, अपन तो आराम से चलते हैं। वो रुके, आराम से गए, लेके आए और आश्चर्य की बात वो बच्चा तब भी जिंदा था। और वो बच्चा न सिर्फ तब जिंदा था, वो बच्चा 84 ईयर्स तक जिया था। जब वो 80 साल का हुआ था तब तक भी उसकी आंखें ठीक ठाक थी, उसके दांत ठीक ठाक थे और उस आदमी ने भी ऐसा काम किया जिसके कारण उसको पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के साथ उसका नाम लिया जाता है, एंड द नेम इज सर आइजैक न्यूटन। जी हाँ, ये वही न्यूटन है जिन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमको दिया था, लॉज ऑफ मोशन, और न जाने ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो आज के साइंस का आधार है। So what I want to say is, if you want to stay happy, if you want to be happy, then you need to stay positive.